हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और हार्दिक स्वागत हम निर्णय करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी को एक अच्छे लेवल में कर रहे होंगे। तो हम बता दें कि आपको हम रोज़ की तरह आज भी एक जीएस के 20 क्वेश्चन को, जो कि यूपीपीएससी, सीआरपीएफ ट्रेडमैन, अदर ट्रेडमैन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक, तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले एक बार हम अपने क्लासेस के बारे में, जो क्लासेज सुबह डलती हैं या मिलती हैं आपको, उसके बारे में डिस्कशन कर लेना चाहते हैं। जो कि पहली क्लास सुबह 6 बजे आपको जीएस को मिलती है, जो कि हम लेकर आते हैं। उसके बाद उसके जस्ट 1 घंटे बाद 7 बजे यानी 7 बजे सुबह, जो कि योगेश सर आपको रीजनिंग की क्लास कराते हैं। जस्ट उसके क्लास के बाद 8 बजे से आपको दीपक सर द्वारा मैथ के क्लासेज को दिया जाता है या प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में, बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में पहला क्वेश्चन दिया कि बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएफएससी में एफ का अर्थ क्या होता है। बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएफएससी में एफ का अर्थ क्या होता है। तो आईएफएससी के बारे में आप जानते होंगे, आप सबके पास बैंक अकाउंट होगा और उसमें पासबुक होगा। और पासबुक में आप देखे होंगे कि में एक कोड होता है जो कि आईएफएससी कोड दिया होता है। और ये कितने अंकों का होता है? तो ये 11 अंकों का होता है, जिसमें पहले का चार अक्षर होते हैं और अगले 7 क्या होते हैं? अंक होते हैं। पहले 4 अक्षर और अगले 7 अंक होते हैं। ठीक है, और आईएफएससी की हम बात करें तो आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये क्या होता है आपका? आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है। और पूछा इसमें एफ का अर्थ क्या होता है। एफ का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? फाइनेंशियल। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। क्या होता है? ऑप्शन डी हमारा फाइनेंशियल, यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड में एफ क्या होता है? फाइनेंशियल शब्द होता है। ठीक, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिलालेखों में किस राजा को देवनाम प्रिया या प्रियदर्शी नाम, यानी जो प्रियदर्शी मतलब देवताओं का प्रिय कहा गया है। किस देवता को देवताओं का प्रिय यानी प्रियदर्शी की उपाधि दी गई थी। ठीक, ऑप्शन दिया है आपका अशोक, ऑप्शन बी दिया है हर्ष, ऑप्शन सी दिया है बिंदुसार, ऑप्शन डी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। तो देवताओं का प्रिय यानी प्रियदर्शी या देवना प्रिय किसे कहा गया था? यह अशोक को कहा गया। किसको? अशोक की उपाधि थी प्रियदर्शी। ठीक, ऑप्शन हमारा सही आंसर होता है। अगर हम अशोक के बारे में बात करें, इसके बारे में अशोक के इसके जन्म के बारे में बात करें तो इसका जन्म कब हुआ था? 304 बीसी में हुआ था। 304 बीसी में इसका जन्म हुआ था। ठीक, जन्म कब हुआ था? 304 बीसी में हुआ था। कहीं चार्जर लगाया था, बैटरी लो हुआ लैपटॉप को। क्या हुआ था? 304 बीसी में इसका जन्म हुआ था। किसमें? 304 बीसी में। और इसके अगर हम कार्यकाल की बात करें, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 269 बीसी से 232 बीसी तक इसका कार्यकाल था। कब तक? 232 बीसी इसका कार्यकाल था। कब से कब तक? 269 बीसी से 232 बीसी तक। और इनके 5 प्रमुख अभिलेख पूछे जाते हैं बराबर। जैसे हो गया आपका पूछ लिए मास्की अभिलेख कहाँ पर है। क्या? मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख। एक है आपका गुर्जरा अभिलेख। कौन सा? गुर्जरा अभिलेख। मास्की अभिलेख पूछा। और एक है आपका गुर्जरा अभिलेख। कौन सा? गुर्जरा अभिलेख। और एक है आपका नेट्टूर अभिलेख। क्या? नेट्टूर अभिलेख। नेट्टूर अभिलेख। एक है उदय गोलन अभिलेख। उदय गोलन अभिलेख। और एक है भब्रू अभिलेख। कौन सा? भब्रू अभिलेख। अगर हम मास्की की बात करें, मास्की अभिलेख कहाँ है? तो यह आपका कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। कौन सा है? मास्की अभिलेख। गुर्जरा की बात करें तो कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश में। कौन सा? गुर्जरा अभिलेख। नेट्टूर अभिलेख ये भी कहाँ पर है? ये भी आपका कर्नाटक में है।
उदय गोलन की बात करें तो ये भी कहाँ पर है, ये भी कर्नाटक में है। और भब्रू अभिलेख कहाँ था, ये आपका राजस्थान में है, राजस्थान में। और इसी अभिलेख में मतलब जो अशोक थे वो अपने आप को मगध का सम्राट बताए थे, किसमें, भब्रू अभिलेख में बताए थे, ठीक है। और अगर से हम अशोक के शिलालेखों की बात करें तो इनमें 14 शिलालेख थे, जिसमें 13वां शिलालेख सबसे प्रमुख था, जो कि सबसे बड़ा शिलालेख था। और 13वें शिलालेख में किसका मतलब वर्णन किया गया है, वर्णन मिलता है उसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है, जैसे कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कब हुआ था, 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था। अब कलिंग कहाँ है, ये कहाँ है आपका, उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में कलिंग है। और पूछे अगर से किस नदी के किनारे जैसे कलिंग का युद्ध हुआ, तो ये दया नदी के किनारे कलिंग का युद्ध हुआ था। कहाँ पर, दया नदी के किनारे कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक। अगर से पूछ लिया जैसे कि कल तो इनके अभिलेखों को किसने खोजा था, किसने खोजा था, ट्रिप एंथेलर ने खोजा था और प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने खोजा था, ट्रिप एंथेलर ने। कब खोजा था, 1750 में। और पढ़ा किसने था, तक पढ़ा था 1837 में, कौन, जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधान मंडल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधान मंडल है। द्विसदनी मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, द्विसदनी मतलब द्विसदनी। तो किसमें है, अगर पूछे द्विसदनी विधान परिषद कितने राज्यों में, तो कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। किसमें, 6 राज्यों में। वो राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका एक यूपी है, बिहार है, यूपी बिहार है, फिर कर्नाटक है आपका, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कौन सा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये आपके 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद द्विसदनी विधानमंडल है, ठीक। तो पूछा इसमें कौन सा है, तो इसमें बिहार है, जो कि इसमें द्विसदनी विधानमंडल है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है। विश्व में क्या दिया है, दिया कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है, किस तट के निकट पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया आपका ब्राज़ील, ऑप्शन बी दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दिया है श्रीलंका और ऑप्शन डी दिया है क्यूबा। वैसे मूंगा चट्टान की बात करें तो कहाँ पर पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती हैं। ऑप्शन ए दिया अफ्रीका से, ऑप्शन बी दिया दक्षिण अमेरिका से, ऑप्शन सी दिया ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी दिया है एशिया से। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, अगर से हम रेखाओं की बात करें तो पहले हम देखिए ऐसे पृथ्वी बना लेते हैं, तो बीचों बीच यहाँ से जीरो लाइन मतलब जीरो अंश पर रेखा है, भूमध्य रेखा है आपका, कौन सा, भूमध्य रेखा है। फिर ऊपर से क्या आती है आपका कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, जबकि इसके नीचे से एक आपका 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से क्या है, ये है आपका कर्क रेखा और ये है आपका मकर रेखा। अगर से हम भारत की बात करें, भारत कहाँ पर है, भारत उत्तर पूर्व में है। और अगर से अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप आपके है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर जाती हैं। कौन कौन सी, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, कहाँ से, अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाती हैं, ठीक है। तो पूछा कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ से होकर जाती हैं, तो ये आपको हो जाती है आपकी अफ्रीका महाद्वीप से। कहाँ से, अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा होकर जाती हैं। यहीं से भूमध्य रेखा भी जाती है, यानी तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाती हैं। अगर से ये पूछे, अगर से भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है अफ्रीका महाद्वीप, तो यहाँ पर कांगो नदी है। और मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है, लिम्पोपो नदी है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी, जो कि भारत में राजस्थान के साइड में काटती है, ठीक। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी की उद्गम मध्य प्रदेश से होता है।
मध्य प्रदेश से किस नदी का उद्गम है? कहाँ से? मध्य प्रदेश से। आपके पास ऑप्शन ए दिया है महानदी से, ऑप्शन बी दिया है ताप्ती, सॉरी ऑप्शन ए दिया महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी दिया है ताप्ती, ऑप्शन सी दिया है कृष्णा, ऑप्शन डी दिया है गोदावरी। तो पूछा है कौन सी नदी निकलती है कहाँ से? मध्य प्रदेश। तो कौन सी है आपने? ताप्ती। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर से महानदी के उद्गम स्थल की बात करें तो कहाँ से होते हैं? रायपुर यानी छत्तीसगढ़, रायपुर के सिहावा पहाड़ी से। कहाँ से? सिहावा पहाड़ी से, सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक। अगर से कृष्णा नदी की पूछे थे महाबलेश्वर पहाड़ी कहाँ? महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर पहाड़ी कहाँ से? महाराष्ट्र से होकर जाती है, मतलब महाराष्ट्र से निकलती है। और गोदावरी नदी की बात करें त्रियंबकम पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कहाँ से? त्रियंबकम, त्रियंबक पहाड़ी महाराष्ट्र के नासिक से होकर निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ठीक। तो पूछा था कौन से मध्य प्रदेश से मतलब उद्गम है मध्य प्रदेश में किस नदी के? तो वो है आपका ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। वो मध्य प्रदेश में और किस नदी का उद्गम स्थल है? तो वहाँ पर है जैसे नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। और वहीं से एक और नदी निकलती है जो कि सोन नदी है। ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है जो कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया है आपका 1992, ऑप्शन बी दिया है 1980, ऑप्शन सी दिया है 1984, ऑप्शन डी दिया है 1988। तो सेबी की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 1988 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसका एक्ट पूछे कब आया? तो 1992 में इसका एक्ट आया था। स्थापना के बाद इसका एक्ट आया। ठीक। तो पूछा सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता है? भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता है? ऑप्शन ए दिया प्राथमिक क्षेत्र से, ऑप्शन बी दिया है द्वितीय क्षेत्र से, ऑप्शन सी दिया है तृतीय क्षेत्र से, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ, सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता है? तो ऑप्शन ए दिया है आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत आता है जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन यानी मछली पालन या पशुपालन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में होता है आपका विनिर्माण, किसके अंतर्गत आता है? ये आपका आता है द्वितीय क्षेत्र के अंदर। और तृतीय क्षेत्र के अंदर क्या आता है? आपका है बैंकिंग है, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, कौन सा? चिकित्सा, ये सब किसके अंतर्गत? ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब मुझे भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता है? सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता है? तृतीय क्षेत्र से आता है। कहाँ से? तृतीय क्षेत्र से। लगभग 55% आता है। कितना? 55% तृतीय क्षेत्र से आता है। और अगर से प्राथमिक क्षेत्र से पूछे कितना परसेंट आता है? 16%, जो कि इसमें मतलब सबसे ज़्यादा मतलब रोजगार किसमें मिलता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। सब मतलब गांव क्षेत्र सबसे ज़्यादा, पर लगभग 50% के लगभग सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अंश जो है उसका भागीदारी तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। कितना? 55% है। ठीक। और द्वितीय क्षेत्र में कितना है? 25% है। कितना? 25%। आय का अंश कितना? 25% द्वितीय क्षेत्र में, 55% तृतीय क्षेत्र में और 16% प्राथमिक क्षेत्र में, और जो कुछ बचा है वो सब चौथे और पांचवें क्षेत्र में आते हैं। ठीक। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर एक समान रहता है, यानी वही रहता है। वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस
दोनों पैमाने पर समान या वही रहता है। ऑप्शन है दिया आपका 40 डिग्री पर, ऑप्शन बी दिया है -40 डिग्री पर, ऑप्शन सी दिया है 34 डिग्री पर, ऑप्शन डी दिया है -14 डिग्री पर। तो कहाँ मतलब किस पर होता है, ये -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों बराबर होते हैं। इसको निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए एक मतलब सूत्र होता है C/5 या C/5 इक्वल टू F -32/9। ठीक, अगर तो हम C की जगह अगर सेंटीग्रेड की जगह -40 रख दें तो क्या हमारा फ़ारेनहाइट भी 40 आता है, इसके लिए हम देख लेते हैं एक बार। तो हो गया -40/5 इक्वल टू F -32/9। ठीक, 5 से इसे काट दे 8 5 40 और इसका इधर गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 9 72 -72 इक्वल टू F -32। अगर से मतलब 32 को इधर लाते हैं तो हो जाएगा -72 + 32 इक्वल टू F, यानी -40 इक्वल टू F। देखिए आ गया ना, फ़ारेनहाइट बराबर भी -40 आ गया और सेल्सियस -40 हम माने थे, इसलिए कहा था कि किस पैमाने तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक समान होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए दिया है बाबा आमटे, ऑप्शन बी दिया आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी दिया वर्गीज कुरियन और ऑप्शन डी दिया अरविंद केजरीवाल। तो अगर से हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें, किसकी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें, तो ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका 1957 में। कब? 1957 में शुरू हुआ था। ठीक, और किसके नाम थे? फिलीपींस। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के क्या थे? राष्ट्रपति थे, जिनके नाम पर यह पुरस्कार शुरू हुआ था। ठीक, और इसे ही एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहते हैं। तो पूछा सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? वे थे आपके आचार्य विनोबा भावे। इन्हें कब मिला था? 1958 में मिला था। 1958 में मिला था। ठीक, अगर हम पूछे सामुदायिक नेतृत्व में और किसे मिला था? श्वेत क्रांति के लिए वर्गीज कुरियन को मिला था। किसको? श्वेत क्रांति के लिए वर्गीज कुरियन को कब मिला था? 1963 में। 1963 में इन्हें मिला था। कब? 1963 में। अगर से पूछे और किसको मिला तो मिला इसे 1982 में। किसको मिला? अरुण शौरी को मिला है। अरुण शौरी को किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगर 1994 की हम बात करें, 1994 में किसे मिला? तो किरण बेदी को मिला है। किरण बेदी को। और सन 2000 में अगर पूछे किसको दिया गया है, ये थे अरोड़ा राय। कौन थे? अरोड़ा राय को मतलब सूचना के अधिकार के लिए कब मिला? सन 2000 में मिला। ठीक है, और पूछे केजरीवाल को कब दिया गया? तो इन्हें दिया गया था 2006 में। कब? 2006 में किसको दिया गया? केजरीवाल को। और 2018 में बात करें, 2018 में बात करते हैं फिर सोनम वांगचुक और एक जन को भारत वटवानी। इन्हें कब मिला गया? इन्हें 1918 में। अगर 2018 में। 2019 में किसे मिला गया? मिला था तो रवीश कुमार को मिला था। किसे? रवीश कुमार को। 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में रवीश कुमार को मिला था। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला था। ठीक, तो एशिया के नोबेल किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल कहते हैं। कब शुरू हुआ? 1957 में। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए किसे दिया गया? पहले भारतीय कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे। 1958 में नहीं मिला था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिटिल मास्टर किस खिलाड़ी का उपनाम है? क्या लिटिल मास्टर किस खिलाड़ी का उपनाम है? ऑप्शन ए दिया है मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी दिया है सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी दिया है मैरी कॉम और ऑप्शन डी दिया है पीटी उषा। तो लिटिल मास्टर की बात करें तो किस खिलाड़ी का उपनाम है? यह है सुनील गावस्कर का।
अगर से मेजर ध्यानचंद की बात करें, इन्हें क्या जाता है, इन्हें कहा जाता है हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है मेजर ध्यानचंद। इन्हीं की याद में 29 अगस्त को, कब 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, किसके याद में? मेजर ध्यानचंद के याद में। ठीक, अगर से एमसी मैरी कॉम का उपनाम क्या है? यहाँ पे सुपर मॉम किसे सुपर मॉम के नाम से किसे जानते हैं? इसे एमसी मैरी कॉम को। पीटी उषा की बात करते हैं यहाँ पर उड़न परी के नाम से किसे जानते हैं? उड़न परी या गोल्डन परी भी कहते हैं। गोल्डन परी, उड़न परी या गोल्डन परी के नाम से किसे जानते हैं? पीटी उषा को जानते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का 8वां देश कौन सा है? इसका सार्क का 8वां देश कौन सा है? तो इसमें 8 देश हैं। अगर 60 देश होते हैं, 8 देश हैं कौन कौन? इसके लिए मतलब 8 देशों के नाम याद होना चाहिए, तभी पता कर सकते हैं 8 देश कौन कौन से हैं। उसके लिए एक सूत्र है, क्या? MBBS पानी, MBBS पानी। यम से क्या हो गया? यम से हो गया आपका मालदीव। 20 हो गया आपका बांग्लादेश। और एक 20 हो गया आपका भूटान। और MBBS यस हो गया आपका श्रीलंका। 20 हो गया आपका पाकिस्तान। एस हो गया आपका अफगानिस्तान। एन से हो गया आपका नेपाल। और आई से हो गया आपका इंडिया यानी भारत। ठीक, ये आपके कितने देश हैं? 8 देश हैं। इसमें सार्क में। ठीक, तो पूछा है 8वां देश कौन सा है? 8वां देश इसमें शामिल हुआ था आपका अफगानिस्तान। कौन? अफगानिस्तान। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। कब शामिल हुआ था? ये 2007 में शामिल हुआ। इसके पहले इसमें 7 ही देश थे। ठीक, अगर से पूछे सार्क का मतलब सार्क की स्थापना के बारे में पूछ ले। अगर से सार्क की स्थापना कब हुई थी? ये होता है आपका 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को। अब पूछे मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह कहाँ है आपका? काठमांडू में है। काठमांडू में इसका मुख्यालय है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ने दिया दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दिया है एनी बेसेंट। अच्छा, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। और दादा भाई नौरोजी अगर कितनी बार रहे थे? 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कब कब? ये हुए थे 1886 में, फिर हुए थे 1893 में, फिर 1906 में। कब? 1906 में। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक, एनी बेसेंट कब हुई? तो 1917 में हुई थी, कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है? ऑप्शन ने दिया है कोपेनहेगन, ऑप्शन बी दिया है ओस्लो, ऑप्शन सी दिया है मैड्रिड, और ऑप्शन डी दिया है बर्लिन। और डेनमार्क की राजधानी के बारे में बात करें तो कौन सी है राजधानी? डेनमार्क की राजधानी क्या है? ये आपके कोपेनहेगन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अब पूछे ओस्लो किसकी राजधानी है? ओस्लो किसकी राजधानी थी? यह नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और मैड्रिड किसकी राजधानी है? ये आपकी स्पेन की। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और बर्लिन किसकी है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। अगर से और हम देशों की राजधानी की बात करें, जैसे कि आपका रूस की राजधानी पूछ लिया, रूस की राजधानी, जापान की राजधानी किसकी? जापान की हो गया। कंबोडिया और ओमान पूछ लिया कि ओमान की राजधानी क्या है? ताइवान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी क्या है? ताइवान की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी क्या है? कतर। हांगकांग की राजधानी क्या है? हांगकांग की राजधानी क्या है? तो अगर हम रूस की बात करें, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। जापान की राजधानी क्या है?
जापान की राजधानी है आपकी टोक्यो। क्या? टोक्यो जापान की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी की बात करें तो क्या है? नामपेन। नामपेन किसकी राजधानी है? कंबोडिया के। ओमान की राजधानी क्या है? यह है आपकी मस्कट। मस्कट किसकी राजधानी है? ओमान की। ताइवान की बात करें, ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। ताइवान की राजधानी ताइपे। कतर की राजधानी क्या है? ये आपकी दोहा। दोहा क्या है? कतर की राजधानी। हांगकांग की राजधानी की बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया। विक्टोरिया किसकी राजधानी है? हांगकांग की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। ठीक, तो कोपेनहेगन किसकी राजधानी? डेनमार्क। ऑप्शन है हमारा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर में अडाप्ट वन एनिमल पहल शुरू की गई? ऑप्शन ए दिया आपका असम, ऑप्शन बी दिया है उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया है गुजरात, ऑप्शन डी दिया है पश्चिम बंगाल। जब पूछा कि हाल ही में किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर के अडाप्ट वन एनिमल पहल शुरू की गई है, तो ये सुंदरवन दिया है। सुंदरवन, तो सुंदरवन कहाँ है? और एक क्वेश्चन में बड़ी कंफ्यूजन रहेगी क्योंकि सब कहाँ जाएंगे? पश्चिम बंगाल। लेकिन सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर में अडॉप्ट वन एनिमल पहल शुरू की है, तो ये कहाँ, किस राज्य ने शुरू की है? गुजरात में। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये गलत हुआ होगा क्योंकि सुंदरवन देखते ही पश्चिम बंगाल पे सब आ गए होंगे, लेकिन ये कहाँ पर, किस राज्य ने शुरू की है? गुजरात ने शुरू की है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है असम, ऑप्शन डी दिया है बिहार। तो फ्लेमिंगो उत्सव की बात करें तो कहाँ मनाया जाता है आपका? ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? यहाँ पर एक आपका दुर्गम्मा। कौन सा? दुर्गम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। एक है आपका यलम्मा जतारा, ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगर अरुणाचल प्रदेश के उत्सव की बात करें तो यहाँ पर आपके सोलुंग उत्सव। कौन सा? सोलुंग उत्सव। कौन सा? सोलुंग उत्सव। एक है आपका ड्री उत्सव है। एक है आपका लोसर उत्सव है। एक है आपका मोपिन उत्सव। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश में आपका सोलुंग, ड्री, लोसर और मोपिन उत्सव कहाँ पर है? आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। असम की बात करें, असम में एक है आपका बिहू उत्सव। बिहू, कौन? बिहू। एक है आपका वैशागु उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपका असम में मनाया जाता है। एक आपका देहिंग पटकई, इसके नाम देहिंग पटकई के नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। देहिंग पटकई। एक है आपका बैखो और एक है आपका अम्बुबाची। ये सब उत्सव कहाँ के? ये सब असम के हैं। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में कौन कौन से हैं? तो बिहार में आपका शाम चकेवा उत्सव बिहार में। बिहुला है, एक है। कौन सा? बिहुला है। कहाँ पर? असम में। एक है आपका जितिया उत्सव कहाँ मनाते हैं? भी बिहार में मनाया जाता है। एक सोहराय है, सोहराय उत्सव है। सरहुल है, ये सरहुल कहाँ और कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में, क्योंकि इसी के बॉर्डर पे है, तो झारखंड में भी सरहुल मनाया जाता है, बिहार और झारखंड दोनों में। एक है आपका कर्मा है। एक है आपका छठ पूजा, सबसे इम्पोर्टेंट अधिकतर पूजा था। छठ पूजा कहाँ का है? तो ये बिहार का है। ठीक, पूछा तो फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ मनाया था? ये मनाया था आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुमलेन पॉट झील कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में से पुमनेल पॉट झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया मणिपुर, ऑप्शन बी दिया उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया केरल, ऑप्शन डी दिया राजस्थान। तो पुमलेन पॉट झील कहाँ स्थित है? ये आपका मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। अगर से मणिपुर में और कौन कौन सी झील है? तो यहाँ पर एक है लैसी झील,
लहसी झील कहाँ पर है? ये भी मणिपुर में है। एक है आपका लोकटक झील, लोकटक झील ये भी कहाँ है? ये भी मणिपुर में है। उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर है चिल्का झील, चिल्का झील ये कहाँ है? ये मतलब उड़ीसा में है। अब केरल की बात करें, केरल में एक है वेम्बनाड झील, वेम्बनाड। एक है आपका अष्टमुदी, अष्टमुदी, अष्टमुदी। एक है पेरियार, पेरियार झील। ये सब कहाँ है? ये है आपके केरल में स्थित है। और राजस्थान की बात है, राजस्थान में है आपका सांभर झील, सांभर झील। राजसमंद, राजसमंद झील। एक है आपका पिछौला झील, पिछौला झील। एक है लुड़करसर झील, लुड़करसर झील। ये सब कहाँ पर है? ये सब राजस्थान में। लुड़करसर हो गया। एक है आपका जयसमंद, 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 राजसमंद। ये सब कहाँ पर है? ये सब राजस्थान में स्थित झील हैं। पूछा था आपका पुमलेन पॉट, ये मणिपुर में था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था? निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था? ऑप्शन ए दिया आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दिया पट्टाभी सीतारमैया। तो देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? तो कहे थे आपके महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? देश नायक, क्या सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या कहा था? देश नायक। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। और नेताजी किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को? नेताजी के नाम से किसने बुलाया था? बुलाया थे हिटलर ने। कौन? हिटलर। नेताजी किसने बुलाया था? हिटलर ने नेताजी के नाम से बुलाया था। ठीक, और सुभाष चंद्र बोस से मतलब अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि एक कन्फ्यूजन बना रहता है इसमें कि 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के, क्या 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन? युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष कौन बने थे? और एक है आपका कांग्रेस के युवा अध्यक्ष कौन बने थे? कांग्रेस के युवा अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष। अगर पूछे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अगर पूछे अगर कांग्रेस के युवा अध्यक्ष कौन थे तो ये कौन थे? आपके अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। बस सिर्फ थोड़ा सा अंतर, क्या अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के, और यहाँ पर कांग्रेस के युवा अध्यक्ष। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, और इन्होंने अगर से पूछे सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के मतलब अध्यक्ष कब बने थे तो ये कब बने थे? 1938 में। किस अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन कब था? 1938 में। ये कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे। किसके? कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष 1938 में। किस अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन बने थे। और इसके बाद भी 1939 में भी बने थे, लेकिन उस समय कुछ कारणों से मतलब इन्होंने वहाँ से वो छोड़ दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। अगर कांग्रेस पूछता है कि जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस को छोड़ा था तो इनके जगह पर कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? कौन बने थे? तो वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? जब ये 1939 में कांग्रेस को छोड़े थे तब वहाँ के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ के अध्यक्ष बने थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने मतलब किस डेट को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था? डायरेक्ट एक्शन डे मतलब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। डायरेक्ट एक्शन डे मतलब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 या 12 अगस्त 1946
कि 10 अगस्त 1946 या 14 अगस्त 1946। तो कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब? 16 अगस्त 1946 को। किसके द्वारा मनाया गया था? मनाया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, जिन्ना के द्वारा मनाया गया था। किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा मनाया गया था। अगर पूछ ले मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपकी 1906 में। कब? 1906 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। अगर इससे पाकिस्तान की मांग, मतलब पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में उठी थी? लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। किसकी मांग? पाकिस्तान। कब लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में। 1940 में पाकिस्तान की मतलब मांग उठी थी किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। अगर से पाकिस्तान शब्द मतलब पहली बार चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक, हमारा क्वेश्चन था कि मुस्लिम लीग ने कब मतलब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन दिवस के डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका 1 फरवरी, ऑप्शन ए दिया आपका 1 फरवरी, ऑप्शन बी दिया 2 फरवरी, ऑप्शन सी दिया 4 फरवरी, ऑप्शन डी दिया 14 फरवरी। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में बात करते हैं, कब मनाया था? आपका 2 फरवरी को मनाया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर हम 1 फरवरी के बारे में बात करते हैं, क्या है? भारतीय तटरक्षक दिवस, भारतीय तटरक्षक दिवस। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया था? मनाया था आपका 1 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? मनाया 4 फरवरी को। और 14 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ पर एक ब्लैक दिवस मनाया जाता है या शहीद दिवस। क्यों? क्योंकि 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था। तो इस दिन कौन सा दिवस मनाया? शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया था? 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो आज के लिए बस यही 20 क्वेश्चन थे। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में। इसके पहले कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम अगले प्रैक्टिस सेट में, जो कि हमारी कोशिश रहे कि इससे भी अच्छे क्वेश्चन उसमें लेकर आएँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।